कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ एक कम्युनिकेशन बैरियर टॉपिक पेंडिंग है। कुछ हेल्थ इश्यू के कारण मैं बीच में लेक्चर नहीं बना पाई, सॉरी फॉर दैट। एंड होप सो अभी हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट है कि मैं इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। लेट्स स्टार्ट। कम्युनिकेशन बैरियर जो है लास्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन का। ऑलरेडी रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन जो है आज ओवर हो जाएगा। एंड इसके बाद मैं एमसीक्यू और साथ के साथ एमसीक्यू कराती चलूंगी मैं। कम्युनिकेशन बैरियर मीन्स क्या होता है, बैरियर कब आते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर से पहले हम एक चीज जान लें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारा कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन 7 C's पे काम करता है। अब 7 C का मतलब क्या है, मतलब 7 C होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब इस C का मतलब है मैसेज जो है हमारा क्लियर होना चाहिए। इस C का मतलब है हमारा मैसेज जो है वो कॉन्साइज होना चाहिए। इस C का मतलब है कि हमारा मैसेज जो है वो कॉन्क्रीट होना चाहिए। एंड इस C का मतलब है हमारा मैसेज जो वो करेक्ट होना चाहिए। इस C का मतलब है हमारा मैसेज है वो कोहेरेंट होना चाहिए। अब कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंट। कोहेरेंट का एक्चुअल मीनिंग जो होता है कि मैसेज जो है हमारा ऐसा मैसेज होना चाहिए जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, क्लियर हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो। रिमेनिंग 2 C's। नेक्स्ट C का मतलब है कि हमारा मैसेज जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट इन नेचर होना चाहिए। एंड लास्ट C का मतलब है मैसेज जो है हमारा वो होना चाहिए कॉर्टियस होना चाहिए। COURTEOUS। कॉर्टियस का मतलब क्या होता है कि जो एक तरीके से रिस्पेक्टफुल मैसेज होना चाहिए, यानी कि पोलाइट या प्लेजेंट भरा मैसेज होना चाहिए। आप बोल सकते हैं जो सेंडर है या रिसीवर है, यानी कि वो एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना जरूरी है। ये कॉर्टियस का मीनिंग है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हुए हमें 7 C's का कॉन्सेप्ट माइंड में रखना चाहिए। अगर 7 C's का कॉन्सेप्ट अगर माइंड में नहीं है, 7 C में से कुछ भी अगर मिस होता है तो हमारा वो कम्युनिकेशन बैरियर में कन्वर्ट हो जाता है। अब कम्युनिकेशन बैरियर जो है बेसिकली डिवाइड किया गया है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर एंड आपका मैकेनिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, कल्चरल बैरियर एटसेट्रा। अब हम इसको 1 by 1 डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस किस तरीके के बैरियर आ सकते हैं कम्युनिकेशन करते हुए। ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। बैरियर का मतलब क्या है, एक तरीके से डिस्टरबेंस। बैरियर का मतलब डिस्टरबेंस, और इसको अगर टेक्निकल टर्म में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो उसका मतलब होता है नॉइस। किसी न किसी तरीके की नॉइस जो चैनल के अंदर आ जाती है, उसके कारण जो है हमारा मीडियम जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें जो आता है बैरियर का मीनिंग ये है, एक तरीके का डिस्टरबेंस। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय ज्यादा हैं, ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत छोटा है तो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के बीच में डिस्टेंस या तो बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, दोनों ही केस में प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब एंड एक्टिविटीज,
मतलब क्या है कि कोई बंदा जैसे कि कोई बंदा वेबसाइट डिजाइनर है, आप उसको डेवलपमेंट का काम दे रहे हो तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। वो डिजाइन कर सकता है बहुत अच्छे से, नो डाउट, लेकिन वो प्रोग्रामिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इस बात की गारंटी नहीं है। मीन्स एक मार्केटिंग का बंदा है, आप उसको बोल रहे हो वेबसाइट बनाने के लिए, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई वो नहीं डिजाइन कर पाएगा, यानी कि एक डेवलपर को आप बोल रहे हो मार्केटिंग करने के लिए, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए जॉब के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इट इम्पैक्ट फ्रीडम एंड ट्रस्ट, मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है, मतलब जो आपस में वहाँ पे पॉलिटिक्स, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है तो वहाँ पे वर्क कल्चर भी बहुत बेकार रहेगा। लोग हमेशा पॉलिटिक्स ही खेलते रहेंगे आपके साथ, तो आपका काम करने में मन नहीं लगेगा। ऑर्गेनाइजेशन रूल एंड रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, मतलब कुछ अजीबो गरीब अगर रूल है ऑर्गेनाइजेशन के तो भी एम्प्लॉयज का काम करने में मन नहीं लगता है। वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि भाई ये रूल वो रूल, पता नहीं क्या क्या रूल लगा रखा है, ठीक है, तो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पावर स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन, पावर स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, स्ट्रक्चर इन द सेंस की जैसे हिरार्किकल हमारा रहता है, यहाँ पे हमारा बॉस रहता है यानी कि ऑनर जो होता है, उसके बाद जो एम्प्लॉय आते हैं, फिर उसके बाद फर्दर आप उसको जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, फिर उसके बाद अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं, डिफरेंट एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वो किस तरीके का है। एक वेल स्ट्रक्चर्ड है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, अब स्ट्रक्चर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का कि भाई हाँ कोई पावर सीधा ये जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो है वो से ही डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इन एडवोकेट फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। इन एडवोकेट का मतलब होता है अपर्याप्त, मतलब जितनी फैसिलिटी या अपॉर्चुनिटी जो एक एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए वो इतनी नहीं मिल रही है। लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन सीनियर एंड सबऑर्डिनेट, अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा, अगर एक दूसरे के साथ एम्प्लॉय कोऑपरेट नहीं करेंगे सीनियर जूनियर के बीच में, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर बेसिकली क्यों आता है, ये सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम इसमें आती है कि ये लार्ज डिस्टेंस के कारण आता है। जो हमारा जियोग्राफिकल डिस्टेंस होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम का कारण बनता है फिजिकल बैरियर कम्युनिकेशन। फिर इसमें क्या होता है, जितना कम डिस्टेंस होता है, जितना कम डिस्टेंस होता है जियोग्राफिकल डिस्टेंस जितना कम होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, उतना ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन को एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन माना है। अब ये जो कम्युनिकेशन है फिजिकल कम्युनिकेशन बेसिकली 4 तरीके का होता है। फिजिकल बैरियर जो है, फिजिकल बैरियर 4 तरीके में फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इसको। कंप्लीटिंग स्टिमुलस, सॉरी, अरे यार क्या कर रखा है ये, सॉरी गाइस, ये यहाँ पे कंप्लीटिंग नहीं है, ये कंपीटिंग है। ये कंपीटिंग स्टिमुलस है। अब कंप्यूटिंग स्टिमुलस के अंदर क्या होता है, जैसे आपका कोई भी जैसे कि आपका कम्युनिकेशन गोइंग ऑन है, आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में भी कुछ नॉइस आती रहती है, जैसे ट्रैफिक हॉर्न की आवाज आती है कि भाई गाड़ियों के हॉर्न की बहुत ज्यादा आवाज आती है, या कोई मतलब बैकग्राउंड में जो नॉइस चलती रहती है, वो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं आप डिस्टर्बेंस होती है। तो वो क्या है, वो एक कंपीटिंग स्टिमुलस के अंदर आता है। अब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या आता है, इन्वायरमेंट स्ट्रेस के अंदर आता है कि भी जैसे आपका ये आता है, क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमिडिटी है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है,
सफोकेशन के कारण बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है या बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है क्लास, तो क्या होगा, बच्चा ढंग से मतलब ना टीचर टीच कर पाएगा ना स्टूडेंट समझ पाएगा। एक मैंने क्लासरूम कम्युनिकेशन का एग्जांपल लिया है। तो इस तरीके से अगर सामने वाले दो बंदे हैं कि बाहर धूप में खड़े होकर बात कर रहे हैं, क्या वो ज्यादा देर तक बात कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्या वो अच्छे से बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा यही बोलते रहेंगे, अरे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। तो मीन्स क्या है कि इन्वायरमेंट स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है फिजिकल बैरियर के अंदर। अब सब्जेक्टिव स्ट्रेस, जहाँ कहीं भी आपको सब्जेक्टिव वर्ड दिखे, दैट मीन्स क्या है कि वो पर्सनल जो है पर्सनली बात कर रहा है, किसी व्यक्ति की पर्सनली बात कर रहा है। अब इसमें आपका आ सकता है कि भी जैसे कोई ठीक से सोया नहीं है रात में, तो ढंग से सुबह क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं बंदे का पढ़ने का मूड नहीं है, या बंदे का मूड नहीं है बात करने का, या फिर वो बीमार है तो भी ढंग से बात नहीं कर पाएगा, रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके के जो कारण हैं वो हमारे सब्जेक्टिव के अंदर आता है। रिसीवर अनफेमिलियरिटी विद मीडियम, या इसको हम बोल सकते हैं मीडियम या मीडिया, मतलब जिस चैनल के थ्रू आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उस चैनल की रिसीवर को जानकारी ही नहीं है। जैसे कि अभी कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान क्या है, बहुत सारे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं। अब फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं तो उसमें क्या है कि बहुत सारे टीचर्स को पता ही नहीं है कि भाई जैसे स्पोकन ट्यूटोरियल्स है, एनपीटीईएल है, बहुत सारे मतलब ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो क्या कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है स्टूडेंट्स को, यानी कि टीचर्स को, क्योंकि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम मोस्टली टीचर ही इसमें एनरोल करते हैं, कि इसमें पता ही नहीं चलता है कि आप को वो जो स्पोकन ट्यूटोरियल्स का पोर्टल है उसको कैसे यूज करना है, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे आपके पास ईमेल आएगा, कैसे आपको पता चलेगा सेशन स्टार्ट हो गया है। तो इन सब चीजों को पता ही नहीं है। तो उन चीजों से अवेयर है। अगर रिसीवर अगर मीडियम से अवेयर नहीं है, मीडियम की जानकारी नहीं है, तो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है कि साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? साइकोलॉजिकल बैरियर बेसिकली हमारा नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। अब साइकोलॉजिकली क्या क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे पहले इसमें आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि हमारी नजरों में हर व्यक्ति जो है एक व्यू विंडो बनाता है। व्यू विंडो बनाता है मीन्स इसका मतलब क्या है कि व्यू विंडो के जरिए आप क्या एक तरीके से विजुअलाइजेशन करना या प्री कल्पना कर लेता है कि अच्छा ऐसा 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 होगा, एक पिक्चर क्रिएट कर लेता है माइंड के अंदर। किसके बारे में? वर्ल्ड। वर्ल्ड व्यू विंडो किसके लिए होगा? वर्ल्ड के लिए। वर्ल्ड क्या होगा? अच्छा वर्ल्ड ऐसा होगा, ठीक है। पीपल कैसे होंगे, एंड कोई भी इवेंट कैसा हो सकता है, और आपका सिचुएशन क्या है, ये सब इस पे बेस कर डिपेंड करता है कि हमारा जो व्यू विंडो है वो इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा होगा। एक तरीके से पिक्चर माइंड में आप क्रिएट कर लेते हैं। अब वो पिक्चर किस बेस पे क्रिएट होती है? पिक्चर बेसिकली हम जो बचपन से लेकर के जो हमारा मरण होता है वहां तक का हम पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा अच्छा ऐसे 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 होगा। ये कैसे आप क्रिएट करते हैं पिक्चर? बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। और फिर दूसरा क्या है कि जो ये व्यू विंडो है इसको हम मॉडिफाई करते हैं जैसे जैसे टाइम पास होता है, यानी कि जैसे जैसे टाइम निकलता है, जैसे जैसे हमारी एज ग्रो करती है, जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होता है, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस हम जो हमारे माइंड में एक पिक्चर थी वो पिक्चर जो है मॉडिफाई होती चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज क्या है कि एक तरीके का सेल्फ इमेज एक तरीके से हम बोल सकते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ इमेज जो है बहुत ही काफी क्लोजली रिलेटेड है फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसमें जो होता है कि भाई
बंदे की खुद की नजरों में क्या इमेज है। इसमें ये आता है कि भाई पॉजिटिव इमेज है, नेगेटिव इमेज है, आप खुद के बारे में कितना जानते हैं, आपके आपके अपनी नजरों में क्या इमेज है, वो डिपेंड करता है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम तो नेट क्लियर कर ही नहीं सकते हैं, क्या है, आपने एक अपने बारे में नेगेटिव इमेज क्रिएट कर ली है, तो एक तरीके की क्या है प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर आपने अपने ही बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, इट मीन्स क्या है कि आप जो करना चाहते हैं जिंदगी में कभी भी वहां पे आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। 100% नहीं देंगे तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। नेक्स्ट आता है स्टीरियोटाइप। स्टीरियो जो टाइप है ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी अंदर आता है। स्टीरियोटाइप अगर कहीं पे आ जाता है तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि ईगो, ये ईगो की बात करता है। ईगो जहाँ पे आ जाता है, ऑब्वियस है सेंडर और रिसीवर के बीच में वहां पे कम्युनिकेशन बैरियर होगा ही होगा। मतलब जिस तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए था उस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं होगा। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि एक बंदा जो है मैकेनिकल इंजीनियर है, एक बंदा जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब दोनों बंदे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि हमारे फील्ड में ऐसा होता है, हमारे फील्ड में ऐसा होता है। तो मतलब क्या है, दोनों बंदों का एक्सपीरियंस अलग अलग ब्रांचेज में है, अलग अलग स्ट्रीम्स में है, अलग अलग फील्ड में है। तो क्या होगा, मतलब एक जिस लेवल पे कम्युनिकेशन होना चाहिए उस लेवल पे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम रहती है। मैकेनिकल इंजीनियर सॉफ्टवेयर वाले को नहीं समझ सकता है, सॉफ्टवेयर वाला मैकेनिकल वाले को नहीं समझ सकता है। अब आता है कि अगर सॉफ्टवेयर वाला यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ही बात कर रहा है तो मतलब बहुत अच्छे से एक कम्युनिकेशन हो पाएगा, बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेशन हो पाएगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कोग्निटिव डिजोनेंस। अब इसमें कोग्निटिव का मतलब क्या होता है, कोग्निटिव का मतलब मैंने पहले बताया है थिंकिंग, एंड डिजोनेंस का मतलब होता है क्रिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। कोग्निटिव का मतलब होता है थिंकिंग एंड डिजोनेंस का मतलब होता है कि कॉन्फ्लिक्ट। अब इससे क्या क्लियर हो रहा है कि आपकी जो थिंकिंग है, थिंकिंग में ही कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट इन थिंकिंग। अब जैसे कि दो बंदे हैं, उसमें क्या होता है कि ऐसा होता है कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आप टीचर हैं, टीचर के बीच में भी झगड़ा हो जाता है, स्टूडेंट्स के बीच में भी झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी के बीच में भी झगड़ा हो जाता है अगर कहीं पे अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होती है। तो मीन्स अपनी लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो वो एक 36 का आंकड़ा रहता है, एक दूसरे के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है कि वो कभी दोनों की थिंकिंग मैच ही नहीं कर पाती, ना सेंडर की रिसीवर के साथ, ना रिसीवर की सेंडर के साथ। तो वो क्या, उसको क्या बोलेंगे, टेक्निकल टर्म, उसको टेक्निकली एक नाम दे दिया है कोग्निटिव डिसोनेंस। नेक्स्ट आता है डिफेंसिव। नेक्स्ट हमारा आता है ये डिफेंसिवनेस एंड फियर। अब इसमें डिफेंसिवनेस एंड फियर में क्या होता है कि जैसे हमेशा आप एक चीज देखा होगा कि हम अपने आप को डिफेंस करते हैं, अपने आप को हम सेफ करने की कोशिश करते हैं। मीन्स क्या है कि हम एक तरीके से बोलो कि मैं इसका सीधा सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। लोग दहेज केस लेते हैं, लोग दहेज लेते हैं, क्यों लेते हैं दहेज का केस? दहेज क्यों लेते हैं? ताकि उनका समाज के अंदर जो है एक स्टेटस बना रहे, एक स्टेटस बना रहे। अगर उन्होंने लड़की से दहेज नहीं लिया, लड़की वालों से दहेज नहीं लिया, तो क्या होगा, उनको एक डर रहता है कहीं ना कहीं जो उनका स्टेटस है, उनकी इमेज है, वो खराब हो जाएगी समाज के अंदर कि इनकी बहू कुछ नहीं लाई है। तो वो क्या है, एक स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और जो स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं उसमें कुछ वो गलत भी कर देते हैं, कुछ डिमांड भी कर देते हैं इसके लिए, डाउरी के लिए। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है लड़की वालों के लिए।
तो एक तरीके से क्या है कि ये एक बैरियर है, प्रॉब्लम है कि आपने अपनी पर्सनल लेवल पे अपना पर्सनल स्टेटस मेंटेन करने के लिए आप रिसीवर को कुछ भी सेंड कर रहे हैं, रिसीवर से कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो वो एक क्या है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एक बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर। वो आपकी अपनी सोच है कि अगर आपको दहेज मिलेगा तो आपका स्टेटस बहुत अच्छा रहेगा सोसाइटी के अंदर, अगर आपको दहेज नहीं मिलेगा तो आपका स्टेटस जो है वो गिर जाएगा। वो आपकी अपनी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सिलेक्टिव परसेप्शन, सिलेक्टिव परसेप्शन में एक वर्ड आता है आई नो। कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे उनको कुछ समझाने की कोशिश करो ना तो वो सब यही बोलते हैं, अच्छा हाँ मुझे पता है, ये सब मुझे आता है आता है आता है, क्या है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी कुछ और होती है। उनको उतना ही आता है, कुछ सिलेक्टेड पोर्शन आता है, उनको कंप्लीट नॉलेज नहीं होती, उनको फुल माइंड नहीं लगाते, वो अपना सिलेक्टेड माइंड ही लगा पाते हैं। तो वो क्या होता है, सिलेक्टिव परसेप्शन आता है। मतलब आधा अधूरा ज्ञान आप बोल सकते हैं इसको, कंप्लीट नॉलेज ना होना, वो सिलेक्टिव परसेप्शन में आता है। फिल्टरिंग, फिल्टरिंग क्या होता है कि मतलब जो सेंडर मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी seen as more favorable by the receiver। मीन्स क्या है कि जो सेंडर्स मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब क्या है कि यहाँ पे फिल्टरिंग का मतलब क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप सेंड करेंगे, यानी कि जो सेंडर इंफॉर्मेशन सेंड करेगा उसको जो रिसीवर है वो अपने फेवर में मैनिपुलेट करेगा, अपने फेवर के हिसाब से उसको मैनिपुलेट करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर का मतलब क्या है कि लिंग्विस्टिक जो है एक लैंग्वेज के कारण जो प्रॉब्लम आती है वो बैरियर, या कल्चर के कारण जो प्रॉब्लम आती है वो हमारा उसको हम बोल देते हैं लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्रॉब्लम। लैंग्वेज मीन्स टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग different culture context and can also and language can also prove to be a barrier communication across different cultures। मीन्स क्या है कि अगर आप जैसे मेरे को पता है कि मेरी जो लैंग्वेज है मैं हिंदी जानती हूँ, लेकिन एट प्रेजेंट जैसे मैं गुजरात में हूँ तो लोग, यहाँ के लोग ज्यादातर जो है गुजराती बोलते हैं। इवन कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको हिंदी समझ भी नहीं आती और जिनको हिंदी बोलनी भी नहीं आती, वो टोटल गुजराती ही बोलते हैं। तो एक तरीके से जब मेरे को कम्युनिकेशन करना होता है किसी गुजराती के साथ तो मुझे प्रॉब्लम आती है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि मुझे गुजराती समझ नहीं आती है, उनको हिंदी समझ नहीं आती है। तो क्या हुआ, एक लैंग्वेज बैरियर हुआ। दो डिफरेंट कल्चर के हिसाब से लगा लो, दो डिफरेंट लैंग्वेज के हिसाब से लगा लो। अब यहाँ पे कल्चर भी वेरी कर रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज भी वेरी कर रही है। सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक बैरियर आपको पता है कि वर्ड मीनिंग का बैरियर जो होता है, मीनिंग के कारण जो बैरियर आता है कि आपने बोला कुछ, सामने वाला उसका मतलब कुछ और निकाल रहे हैं, तो जो मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण वो क्या है, प्रॉब्लम आ जाती है कम्युनिकेशन के अंदर। हाई कॉन्टेक्स्ट एंड लो कॉन्टेक्स्ट। हाई कॉन्टेक्स्ट जो होता है ना, वो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, ये इम्प्लिसिट होता है। क्या होता है? ये इम्प्लिसिट होता है। और लो कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो एक्सप्लिसिट होता है। अब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है कि मतलब जो हमारा हाई कॉन्टेक्स्ट है वो हमारा रिलाई करता है वर्बल और नॉन वर्बल से। मतलब जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि हमारा फ्रेंड्स के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो हाई कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है। एंड लो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है जिसमें आप वर्ड का यूज करते हो, जिसमें आप प्रॉपर वर्ड मीनिंग देखते हो कि आप उसमें पूरा प्रॉपर वर्डों का यूज करके, सेंटेंसेस का यूज करके जो आप कम्युनिकेशन करते हो, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो आप बोलते हैं उसका। अब क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है? क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन जो होता है वो आपका एक तरीके से दो कल्चर के बीच में लगा लो या डिफरेंट कल्चर के बीच में लगा लो, जो कम्युनिकेशन होता है। जैसे अभी मेरे को कम्युनिकेशन करना है, मेरा जो कल्चर है, मेरा हरियाणा का कल्चर है।
हरियाणवी कल्चर कुछ और है, गुजराती कल्चर कुछ और है। तो दोनों कल्चर डिफरेंट हैं, दोनों कल्चर, दोनों का रहना सहना, खाना पीना सब कुछ अलग है। तो उसमें अगर दोनों अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो एक कम्युनिकेशन बैरियर बनता है। क्यों? क्योंकि उनको आपका कल्चर समझ, गुजराती को हरियाणवी कल्चर नहीं समझ आता, हरियाणवी को गुजराती कल्चर नहीं समझ आता है। तो ये एक बैरियर का कारण बनता है। नेक्स्ट हमारा आता है मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर क्या होते हैं? मैकेनिकल बैरियर कैन एग्जिस्ट इन बोथ इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दोनों कम्युनिकेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है ये, चाहे इंटरपर्सनल है चाहे इंट्रापर्सनल है। अब लैंग्वेज के कारण आ सकता है ये, परपेचुअल बाइस के कारण आता है। बाइस क्या होता है? पक्षपात करना, भेदभाव की भावना जो बोलते हैं। इम्पर्सनल रिलेशनशिप, मतलब आपस में सेंडर और रिसीवर के जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छे नहीं है। कल्चरल डिफरेंस के कारण जो प्रॉब्लम आती है, यानी कि मैकेनिकल जो होते हैं कि आप बोल सकते हैं दोनों लेवल पे जाकर के होता है। लैंग्वेज में जैसे होता है कि भी आपने कोई मैसेज दिया, वो डिफरेंट डिफरेंट पीपल के द्वारा उसको आपने कोई बोला, आपने इंग्लिश में बोल दिया कि हाउ आर यू। अब इसको कोई कुछ मतलब निकालेगा, कोई कुछ मतलब निकालेगा, किसी को कुछ समझ आएगा, किसी को समझ आया, किसी को नहीं समझ आया। तो मतलब वो डिपेंड करता है, किसी ने इसका मतलब समझा कि आप कैसे हो, किसी ने मतलब सोचा समझ लिया इसका आप क्या कर रहे हो, मतलब कुछ अलग अलग मीनिंग निकाली है अलग अलग पीपल्स ने, तो प्रॉब्लम आएगी लैंग्वेज, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती है। परसेप्चुअल मैंने आपको बता ही दिया है कि पक्षपात यानी कि जो भेदभाव की भावना आती है उसके कारण जो होता है। इम्पर्सनल, दोनों के रिलेशनशिप दोनों के बहुत अच्छे नहीं है। कल्चर डिफरेंस जो है, दोनों का कल्चर अलग अलग है, सेंडर एंड रिसीवर का। नेक्स्ट हमारा आता है कि अब ये कम्युनिकेशन के अंदर जो बैरियर आए हैं, इन बैरियर को रिमूव करने के लिए, यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? टू मेक मोर इफेक्टिव, सुपरवाइज मैनेजर मस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट टू रिमूव द बैरियर। मतलब जो सुपरवाइजर है या मैनेजर है वो उसको रिमूव करने की कोशिश करे। कैसे रिमूव करने की कोशिश करे? रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन पास हो रही है उसको रेगुलेट करे, उसकी जांच पड़ताल करे। फीडबैक, एक्नॉलेज ऑफ मैसेज, आपने जो भी मैसेज दिया है उसका एक्नॉलेजमेंट आपके पास होना चाहिए, यानी कि उसका फीडबैक आपके पास होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स शुड यूज सिंपल लैंग्वेज, जो हम ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मतलब हम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करनी चाहिए। लेवल ऑफ नॉलेज, लेवल ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है? इट ऑलवेज सिंपल एडवांटेज टू स्पीक इन सबऑर्डिनेट लैंग्वेज। लेवल ऑफ नॉलेज, हिज एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज ऑफ रिसीवर। मीन्स क्या है कि भाई सामने वाला की लैंग्वेज के जो उसको समझ आते हैं, जैसे किसी को हिंदी समझ आती है, किसी को इंग्लिश समझ आती है। जैसे कोई इंग्लिश में फ्लुएंट है, कोई हिंदी में फ्लुएंट है, तो उस हिसाब से देखना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि जो रिसीवर है उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए। लिसन केयरफुली, मतलब हियरिंग इज पैसिव, पैसिव होगी तो अगर पैसिव है मतलब लिसनिंग पैसिव, पैसिव मतलब सामने वाला सुस्त प्राणी है, सुस्त होकर के सुन रहा है, तो वो थोड़ा सा आधी इंफॉर्मेशन सुनेगा आधी नहीं सुनेगा। तो लिसनिंग केयरफुली का मतलब कि एक्टिव होकर लिसन करना। अगर लिसनिंग एक्टिव होगी तो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो हमारा दिमाग है, दिमाग में फिट हो जाता है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो है बौद्धिक विकास जो होता है हमारा। कंट्रोल इमोशन, इमोशन किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। इमोशन को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। जैसे गुस्सा हो सकता है, डिसग्यूस्ट हो सकता है, डिस्गस्ट हो सकता, अपसेट है, आप बहुत ज्यादा अपसेट हैं लेकिन आप सामने वाले को गुस्सा निकाल रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा है, बिना बात के गुस्सा किसी और पे उतार रहे हैं, तो ये सब चीजें इमोशंस हैं, आपको कंट्रोल करना चाहिए। द बेस्ट थिंग इज टू डिफर or postpone further communication until calmness and coolness is established।
मीन्स क्या है कि जब तक आप शांत नहीं हो जाते तब तक आपको वो कम्युनिकेशन जो है पोस्टपोन कर देना चाहिए। वॉच फॉर नॉन वर्बल क्यूज और बॉडी लैंग्वेज। नॉन वर्बल क्यूज और बॉडी लैंग्वेज मीन्स क्या है कि इसमें आपका आता है in case of oral communication the sender should observe the action of receiver and find whether they go along with the understanding। मीन्स क्या है, जो ओरल कम्युनिकेशन के केस में क्या होता है कि जो सेंडर को ये जरूरी है ऑब्जर्व करना, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि रिसीवर का क्या एक्शन है एंड फाइंड वेदर दे गो अलोंग विद द अंडरस्टैंडिंग, मतलब दोनों क्या है कि अंडरस्टैंडिंग मैच हो रही है नहीं हो रही है। सुपरवाइजर शुड वॉच द नॉन वर्बल क्यूज एंड बॉडी लैंग्वेज। जो सुपरवाइजर है उसको बॉडी लैंग्वेज भी देखनी चाहिए कम्युनिकेटर की, एंड उनका वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सब चेक करना चाहिए, इस पे कड़ी नजर रखनी चाहिए। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर खत्म हुआ। आज के लेक्चर में इतना ही। कम्युनिकेशन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं कोशिश करूंगी एमसीक्यू सोल्व करने की। अब एमसीक्यू कराऊंगी क्योंकि काफी बच्चे बोल रहे हैं कि एमसीक्यू सोल्व कराने स्टार्ट कर दो। आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।